नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ खरीदारी लौटते हुए नजर आई है, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद, जहां पर उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन यहां पर ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज पे हमला नहीं होगा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल 10% की तेजी थी यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बाद, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई, साथ ही साथ एक रिफाइनरी में हमने यूएस में टेक्सास में एक्सप्लोजन होता हुआ देखा, उसका प्रीमियम यहां पर फिर से प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन एंड प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। दिनेश जी नमस्कार। सबसे पहले आपकी सेंस ले लेते हैं, और सोने चांदी में जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं, लोअर लोज बनते हुए नजर आए हैं, क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल मनीषा जी, इंट्राडे वोलेटिलिटी को देखते हैं तो यहाँ फंडामेंटल और टेक्निकल के मायने दिन ब दिन घटते जा रहे हैं और ट्वीट और न्यूज बेस मायने दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 4500 का, 4100 का दोबारा 4500 गोल्ड, 400 प्लस 400 800 डॉलर की तेजी मंदी हो रही है। वहीं सिल्वर 2,35,000 की 2 लाख रुपया और 2 लाख की दोबारा 2,30,000, मतलब 60,000 रुपए की इंट्राडे वोलेटिलिटी। यहाँ पर टेक्निकल बहुत ज्यादा काम करता नहीं है, ना ही फंडामेंटल करता है। बट हाँ, आप लेवल्स को जरूर मद्देनजर रखें। अब मुझे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली 2,43,000, 2,43,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, और मुझे लगता है कि 1,43,000, 1,43,500 ये रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, और सपोर्ट मुझे लगता है कि 1,29,000 जो कल के लो की इर्द गिर्द, इतना बड़ा दायरा मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 दिन के लिए मेंटेन करेगा। और सिल्वर में क्या रेंज देखेंगे फिर आप? 1,29,000 डाउन साइड, और ऊपर में अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि 1,43,500 ये अपसाइड। 1,43,500 के आसपास दोबारा मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस आएगा और प्राइसेस वहां से नीचे आने का प्रयास करेगी। और चांदी में कैसे देखेंगे, जहां पर ऑलमोस्ट 2,05,000 के आसपास के लोज बनते हुए देखे थे हमने कल? जी बिल्कुल, सिल्वर ने 2 लाख का भी घर कल तोड़ा था। 1,99,600 के आसपास के लो बने, वहां से शार्प रिकवरी 2,30,000 के आसपास आई है। मुझे लगता है कि 2,30,000, 2,31,000 अब ये रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, और डाउन साइड 2,10,000 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। आज अगर ये 2,16,000, 15,000 के आसपास आता है तो बाय बनेगा। 2,10,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 2,30,000 के लेवल्स दोबारा सिल्वर में एक बार देखने मिलेगी। कल का जो रनअप था, मुझे लगता है फॉलो थ्रू बॉइंग आज इवनिंग सेशन तक दोबारा हमें देखने मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये सोने और चांदी में रेंज बनती हुई नजर आ सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढनी चाहिए, लेकिन एक रेंज यहाँ पर दिनेश जी ने बताई है। वॉलेटाइल बाजार हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, अनाउंसमेंट्स आते हैं, उसके लिहाज से ऑफकोर्स यहाँ पर प्राइसेस में मूवमेंट बनते हुए नजर भी आती है। हमारे साथ अब जीजेईसी के चेयरमैन किरीट भंसाली हैं। किरीट जी नमस्कार। आपकी सेंस क्या है, जिस तरह के बाजार यहाँ पर फिलहाल हैं, पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का नियर खत्म होने को है, कैसे देखते हैं आप इसे डोमेस्टिक डिमांड, गोल्ड प्राइसेस और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से? ये करेक्शन से मनीषा ये बात बता सकता हूँ कि आने वाली वेडिंग सीजन के लिए अच्छा न्यूज है। ये जो करेक्शन आने से कारण डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी खरीदारी देखने मिल सकती है। ये जो 184 तक गया था, यहाँ से जो 135, 137 का रेंज देखने मिल रहा है, ये डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छा रुझान है। एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या सेंस नजर आती है? यूएस के साथ अभी भी चिंताएं हैं, चाइना स्लो डाउन में है, मिडल ईस्ट बंद है। नहीं, बिल्कुल एक्सपोर्ट पर तो बुरा असर है मनीषा जी। मैं बताऊं कि जो सबसे अच्छा मार्केट हमारा जा रहा था जीसीसी पिछले 4 साल से, ये ईरान वॉर की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट जीसीसी पर हुआ है, और कड़ी निगरानी है। हमने वहाँ यूएई के एम्बेसडर दीपक मित्तल से 2 मीटिंग कर चुके हैं। इस समस्या से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट लगातार नजर रख रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री भी लगातार इस पर नजर बनाए रखी है। हमारी एक मीटिंग ये 2 अप्रैल को यूएई एम्बेसडर ने ताज दुबई में रखी है, मैं भी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आने वाले समय पर उस जीसीसी मार्केट में कम से कम असर होवे, और दोनों ट्रेड मिलकर इसमें क्या हल ला सकते हैं, उसके लिए एक मीटिंग हमने 2 तारीख को दुबई में रखी है। किरीट भाई, अगेन नंबर्स के लिहाज से अगर ये देखें तो ये वाला क्वार्टर कैसा जाता हुआ नजर आता है आपको? लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में किस तरह की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है एक्सपोर्ट में डेफिनेटली गिरावट देखने मिलेगी, 15 से 20%। साथ में मैंने बताया डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे रुझान आ सकते हैं।
डोमेस्टिक मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब तक जिन लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि ये क्वार्टर उनके लिए भी वीक जा सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट्स में वो भी कमजोर है। शायद अगला क्वार्टर यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि जैसे आपने कहा शादियां हैं, अक्षय तृतीया है, वो सारे फेस्टिवल्स निकल के आएंगे, तो अगला क्वार्टर बेहतर हो सकता है। लेकिन ये क्वार्टर आप कहेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिहाज से भी थोड़ा सा डैम्प है। डेफिनेटली, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। आप देखो तो एक साथ में आज थोड़ा करेक्शन है, अदरवाइज आप पिछले पिक से पकड़ो तो करीबन 48 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल वाइप ऑफ हुआ है। और जब इतना बड़ा मार्केट कैपिटल वाइप ऑफ होता है, उसकी असर सोने, चांदी, जवाहरात, रियल एस्टेट सब पर आती है। और वॉर के सिचुएशन में हमेशा लोग सेफ्टी देखेंगे, अपने पास जो भी बचा है उसको संभाल के रखेंगे, कम से कम स्पेंड करेंगे। ये एक मानसिकता रही है हमेशा। जिस तरह की अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, आपने कहा खरीदारी आएगी, लेकिन खरीदारी किन स्तरों पर या किन किन चीजों में आप आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है इन्वेस्टमेंट ही बेहतर होगा? जो ब्राइडल ज्वेलरी है वो ऑफ कोर्स एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी के बीच में एक वो जो कंपटीशन हमने पिछले साल भी आता हुआ देखा था, वो फिर बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मगर मैं ये जब तक इस ईरान वॉर का हल नहीं आ रहा है, तब लोग डेफिनेटली हर कदम संभाल संभाल के चलेंगे। सबसे पहले अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, महंगाई बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ गया है। सीएनजी के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस हालत में जो मिडिल क्लास है और बाकी लोग हैं, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस वक्त सोने चांदी में निवेश नहीं करे, ऐसी भी संभावना बन सकती है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, 5 दिन के लिए उन्होंने युद्ध समाप्ति की भी घोषणा की है, अगर हालात सब कुछ अच्छे हुए तो बदलाव आ सकता है। किरीट भाई, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और जिस तरह से इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, कच्चा तेल ऊपर है, माना जा रहा है कि रेट साइकिल में एक तब्दीली आएगी, रेट बढ़ सकता है, आप कहेंगे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाकर सोने चांदी पर बरकरार रहेगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये जो युद्ध का वातावरण है उसको अगर हम आज 24 दिन तो हो गए मनीषा जी, अगर उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आ सकता है और ये लगातार आगे बढ़ता रहा है, तो उसकी असर डेफिनेटली इकोनॉमी पर गहरी हो सकती है। पॉइंट टेकन। किरीट भाई, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली भावों का गिरना खरीदारी के लिहाज से बेहतर है, स्पेशली उस टाइम पे जब इंडियन मार्केट्स यहाँ पर शादियों के सीजन में जा रहे हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड फर्स्ट क्वार्टर में, जो करंट क्वार्टर है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट डिमांड, दोनों में ही 15 से 20% की गिरावट यहाँ पर बाइंग के तौर पर आई है। पहले एक चीज जहां पर लगातार तेजी है वो है कच्चा तेल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन हमारे साथ हैं। प्रबल, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली जैसे अभी दिनेश जी भी कह रहे थे कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, कुछ भी प्राइसेस में अब लगाना मुश्किल है। मार्केट्स यहाँ पर ट्वीट्स, अनाउंसमेंट्स, स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप क्रूड ने जो कल रात को किया, 10% की गिरावट, 4% की फिलहाल तेजी? नहीं, देखिए, जो आपने कहा वही आई थिंक रेलेवेंट है कि हमको सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है फॉर ऑफिशियल पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स, पर्टिकुलरली यूएस की तरफ से, जो एक तरह से काफी फनी भी है और काफी सैड भी है अगर वैसे देखें। आई थिंक द यूएस प्रेसिडेंट ने पहले अनाउंसमेंट किया कि वो नेगोशिएशन कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने 5 दिन का मॉरेटोरियम लगाया। ईरान ने फिर उसको डिनाई किया और उसके बाद रिपोर्ट्स ये भी आई कि ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज, सम गैस पाइपलाइंस के ऊपर वापस से अटैक भी हुआ है। दिस इज ऑल, मतलब वो एक 12 से 14 घंटे के पीरियड में आपने 3 कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। तो वो और चीज जो हमने मार्केट्स में आते हुए देखी वो ये भी थी कि यूएस प्रेसिडेंट के बोलने से पहले ही 5-10 मिनट पहले बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स हमने एसएनपी में और क्रूड में आता हुआ देखा। क्लियरली इट्स ऑन द चार्ट्स, ये भी हुआ है मार्केट्स में। हाँ जी, वो भी एक है। अभी उसको आप क्यूरियस बोलें, कोइंसिडेंस बोलें, या उसको और कुछ नाम दें, वो मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ। आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन ऑब्वियसली इट इज फेयरली क्यूरियस कि जिस लेवल के आई थिंक ट्रेड्स हुए हैं इस प्रोनाउंसमेंट के जस्ट पहले, वो तो देखिए काफी डाउट्स भी रेस करते हैं कि मतलब आप जो भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसकी सैंक्टिटी कितनी है, मतलब तो वो एक ज्यादा कंसर्न का विषय। बॉटम लाइन ये है कि एज पर आईईए, एज पर एनी अदर एनर्जी एजेंसी, अभी भी मार्च में टोटल डिस्ट्रप्शन अगर अपन एवरेज आउट करें वो करीबन 8 से 9 मिलियन बैरल्स पर डे के बीच में था। अप्रैल में भी अगर उस लेवल का डिस्ट्रप्शन बना रहता है तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लिए पेन थोड़ा सा और एक्यूट होता दिखेगा, गिवन कि हमारे सरप्लस और हमारे रिजर्व्स
पहले भी जैसे प्रोनाउंसमेंट किया था 25 से 30 दिन थे, और क्रूड सब मिला के भी अगर हम देखें तो भी मेरे ख्याल से 50 से 60 दिन का कंफर्टेबल कवर है। बट अप्रैल भी अगर ये एक्सटेंड करता है तो ये थोड़ा सा इशू हो जाएगा। सम हार्श मेजर्स की रिक्वायरमेंट शायद आएगी पॉलिसी मेजर्स। प्रॉब्लम जिस तरह से सारी की सारी मार्केट्स ने यहाँ पर रिएक्ट किया है, इक्विटी में सेल ऑफ है, रुपी रिकॉर्ड लोज पर है, एफआई आउटफ्लोज यहाँ पर हैं, रेट साइकिल चेंज होने लगी है, ये सारा का सारा क्रूड के चलते यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई एट ऑल एनी सेंस है कि ये कितना लंबा खिंच सकता है और कितना, जैसे आपने कहा अगर अप्रैल में होता है तो ये कंसर्निंग होता जाएगा आगे जाकर, किस तरह के प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है? आज हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला एक बार ये सब कुछ खत्म हो गया तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर शायद हम 60s में भी आ जाएंगे क्रूड में। कोई 150 की बात कर रहा है, कोई 50 की बात कर रहा है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, देखिए अगेन सबसे बड़ा मॉनिटरेबल तो वही है ना कि आप क्या टाइम पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, और नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन भी क्या है अभी इस नई एनवायरनमेंट में। मेरा सिंपल पॉइंट है कि अगर पेन यूएस इकोनॉमी में भी सिग्निफिकेंट हो रहा है, ग्लोबली तो ऑब्वियसली हर जगह हमको प्राइजेस बढ़ते दिख रहे हैं। थैंकफुली हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक प्राइजेस होल्ड करके रखा है, तो हमको एटलीस्ट पेट्रोल और डीजल प्राइजेस में वो पेन अभी तक नहीं दिखना शुरू हुआ है। वो एक स्मॉल मर्सी है कह सकते हैं आप। वो कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, बट जब तक है तब तक घर से रिलीफ। बट ओवरऑल वो हमारा बेस केस है कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट अनदर 50 to 60 डेज अगर ये रहता है तो भी आई थिंक जून से अगर नॉर्मलाइजेशन होता है देन ऑल्सो द वर्ल्ड कैन कम बैक टू नॉर्मल मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर। नॉर्मल का मतलब ये कि एटलीस्ट रेट अगर आपका मोर और लेस नॉर्मली रीओपन हो जाता है, देन आपकी बात सही है कि फिजिकल मार्केट में अगर आप देखें प्री क्राइसिस जो डिमांड सप्लाई का डेटा था वो तो वही सपोर्ट कर रहा था कि आप 60-65 के लेवल पे ही प्राइजेस रहेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये भी है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डैमेज हुआ है, और उसके सबके टाइमलाइंस थोड़े अनसर्टेन है। किस फैसिलिटी को रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, हाउ सून सम ऑफ दीज गल्फ कंट्रीज कैन कम बैक मतलब मार्केट में विद देयर फुल कैपेसिटी। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एटलीस्ट और 2 महीने शायद ये चले, और मे बी बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर होपफुली things will start to normalize. That is at least the base level assumption जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम इन दैट सेंस ऑल्सो फिर आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइस मूव्स हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा अगर स्ट्रेट खुल भी जाता है तो भी कतर ने बोला है कि 5 साल लगेंगे टू रिज्यूम नॉर्मलाइजेशन। तो जिस तरह के अटैक्स हमने मिडल ईस्ट में आता हुआ देखा है, और देन ऑफ कोर्स ये जो यूएस की रिफाइनरी के साथ हुआ है, टाइमिंग ऐसा है कि यहाँ पर काफी सारी चीजें एक साथ में बनती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, सो प्राइसिंग में आई थिंक 2 चीजें अलग अलग हैं। आई थिंक ऑयल में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि ऑयल में शायद जितने दिन ये हर हफ्ते जो ये चलता है प्राइजेस में आई थिंक स्ट्रेंथ बनती जाएगी। अब वो 140 पे रुकेगा या 150 पे रुकेगा या 160 पे रुकेगा, वेरी डिफिकल्ट टू से। इट्स अ क्वेश्चन कि आप लिमिटेड वे में भी कितने कार्गोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एग्जिट कर रहे हैं, और कितना एक्चुअल डिस्रप्शन हो रहा है। बट आई थिंक बहुत क्लियर है, इंडियन बास्केट तो आपको दिखा ही रहा है कि 140 और 150 का लेवल मेंटेन हो रहा है। तो जितने दिन ये डिस्रप्शन मेंटेन है ये प्राइस रहेगा। बट फिजिकल मार्केट डेटा ओवरऑल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी सपोर्ट करता है कि सप्लाई वुड स्टार्ट टू एक्सीड डिमांड जब थिंग्स पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। गैस में इशू दूसरा है जो आपने मेंशन किया कि कतर एनर्जी के जो 2 ट्रेन्स हैं विच इज अबाउट 12.7 मिलियन टन, जो कि आई थिंक अगर आप टोटल कैपेसिटी देखें उनकी 80 मिलियन टन की, करीबन 15 से 16% उनकी कैपेसिटी का डैमेज हुआ है। और ये डैमेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ट्रेन पे होगा। फोर्स मज्योर जो है उन चारों कंट्रीज के लिए शायद 3 से 5 साल रहे, लेकिन बाकी फैसिलिटीज को भी ठीक करने में शायद आपको लंबा समय लगे। लंबा समय 3 से 6 महीने के टाइम अगर आप पकड़िए, तो वहां मेरे ख्याल से प्राइस वॉलेटिलिटी जो आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलएनजी में इतना बड़ा सरप्लस आएगा और प्राइजेस में काफी सॉफ्टनेस आएगी, वो मेरे ख्याल से क्लियरली 1-2 साल से डेफर हो जाती है इस करंट सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेटली। सो वो आप $12 से $15 भी आपका अगर मॉडरेशन हो गया, दैट इटसेल्फ मतलब वो ही काफी पॉजिटिव होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। पॉइंट टेकन। प्रबल, बहुत शुक्रिया। ऑयल एंड गैस दोनों पर ही यहाँ पर बात करने के लिए। तो क्लियरली डिपेंड करता है कि किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन आता हुआ देखते हैं, क्या प्रोसेस लगता है कौन सी कंट्री को, और कितना समय इसके लिए लगता है। दिनेश जी, अगर हम कच्चे तेल के चार्ट्स देखें, स्पॉट प्राइसेस और आगे के फ्यूचर्स, तो क्लियरली बैकवर्डेशन में है। जून का महीना
सस्ता है स्पॉट से, अगस्त का महीना उससे भी सस्ता है, तो बाजार को कहीं ना कहीं लगता है कि आगे जाकर प्राइसेस में एक नॉर्मलाइजेशन यानी कि गिरावट आएगी। जी बिल्कुल, स्ट्रेट अवे देखते हैं तो आगे जो है लगता है कि स्थिति सामान्य होने का एक अंदेशा दिखा रहा है प्राइजेस। लेकिन अगर ये हम प्रैक्टिकली देखे जाए तो जो बायर है उसके लिए एक आसान है तरीका, क्योंकि आगे उसको सस्ता मिल रहा है, और सेलर अगर कोई रोल ओवर करता है तो उसको निचले लेवल में रोल ओवर करना पड़ता है। लेकिन जो आपने बात कही कि लॉजिकली थिंकिंग आगे स्थिति सामान्य होती नजर आती है, और वैसे भी अगर हम प्राइजेस को देखते हैं तो $100 $98 के आसपास जैसे ही क्रूड जाता है, WTI क्रूड, वहां से एक तेज फॉल आता है और वो 88 89 के आसपास स्टेबलाइज होता है। इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो 95 96 के आसपास बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 80 81 के आसपास सपोर्ट मुझे लगता है आता हुआ नजर आ रहा है। कल जो तेज गिरावट हमने देखी 10 से 12% की, मुझे लगता है इवनिंग सेशन में कोई और एक सकारात्मक न्यूज आ सकती है, और जो फॉलो थ्रू सेलिंग है वो इवनिंग सेशन में दोबारा एक बार विजिबल हो सकती है। 8750 8760 एक रेजिस्टेंस जोन है, इन लेवल पर शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 8900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 8200 के लेवल्स हमें प्रोबेबली इवनिंग सेशन में ही देखने मिल सकते हैं। दिनेश जी, एक सेंस आपकी मेटल्स पे भी लेना चाहेंगे और मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लेके भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हाईज से तो ऑफ कोर्स अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर हम वीक ऑन वीक एंड मंथ ऑन मंथ के यहाँ पर चार्ट्स देखें वो भी थोड़े से यहाँ पर नेगेटिव जाते हुए नजर आए हैं। एल्यूमिनियम इकलौता शायद ऐसा है जो मंथ ऑन मंथ अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव में काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी गिरावट के संकेत। बिल्कुल, एल्यूमिनियम और क्रूड एक ही फंडामेंटल पर चल रहा है कि सप्लाई डिस्ट्रक्शन है जिसके कारण ये तेजी बनी है। मुझे लगता है स्थिति सामान्य होगी अगर, तो एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट काउंटर दैट इज गोइंग टू फॉल, बट हाल फिलहाल चार्ट पर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है। और वही कॉपर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है एक बड़ी रेंज जो है ये नीचे में 1080, ऊपर में 1130, यह दायरा है, एक बड़ा रेंज है कॉपर का, इसके इर्द गिर्द ही कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। अब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे लगता है कि 1120 के आसपास एक बार बाइंग बन सकती है इंट्राडे में, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपायरी के आसपास देखते हैं कि प्राइसेस में एक बड़ा मूव आता है 5 से 10% का, और प्रोबेबली हो सकता है कि ये मूव इस बार भी पॉसिबल है। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 1120 1121 के आसपास बाय करे, 1108 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1152 के लेवल से दिखा सकता है। ऑल राइट, तो सारे के सारे वो लेवल्स ऑफ कोर्स आपको दिनेश जी ने बता दिए हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए, प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, क्रूड सभी पर यहाँ पर अपनी राय भी देने के लिए। NBC Awards and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और बॉन्ड यील्ड्स की अगर बात की जाए तो हमने इसे एक साल की ऊंचाई पर छूते हुए देखा था, लेकिन ईरान पर ट्रंप के ऐलान से यील्ड में आई तेजी हल्की सी यहाँ पर ईज ऑफ होती हुई नजर आई है। यूएस ने यह किया है कि वो अगले 5 दिन तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि मार्केट्स में लगातार ईरान की तरफ से इजराइल और मिडल ईस्ट एनर्जी फैसिलिटीज और इजराइल का जो ईरान के ऊपर है वो सारे के सारे अटैक्स यहाँ पर अब भी ऑन ग्राउंड जारी हैं। ट्रंप के फैसले के बाद हमने यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में भी हल्की सी तेजी आते हुए देखी है, जिसका भी कुछ फायदा यहाँ पर मनी मार्केट्स को बनता हुआ नजर आया। और डॉलर के मुकाबले यहाँ पर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के पास जरूर है, लेकिन हमने वो लेवल्स यहाँ पर इसे क्रॉस करता हुआ नहीं देखा। साथ ही साथ जिस तरह का सेबी का कल बोर्ड मीटिंग था उसके लिहाज से एफपीआई के नियम यहाँ पर कड़े किए गए हैं, डिस्क्लोजर बढ़ाने को यहाँ पर सेबी ने मंजूरी दी है, और उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर बाजार ऑफ कोर्स बनता हुआ देखेंगे। रुपए में और ओवरऑल मार्केट्स का जो हाल है, एफपीआई आउटफ्लोज हैं, इंपोर्टर्स की खरीदारी से डॉलर को यहाँ पर मजबूती मिली है, जिसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपया और मनी मार्केट्स पे बनता हुआ नजर आया है। चिंताएं यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर भी हैं, जहां से कच्चे तेल में लगातार तेजी देखने को मिली है। कच्चा तेल आपको याद दिला दें कि $100 प्रति बैरल के ऊपर बाजार में कायम है, और 40% की तेजी हमने कच्चे तेल में पिछले 1 महीने में आते हुए देखी है। तो बाजार को महंगाई बढ़ने की चिंता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बाजार को ब्याज दरें बढ़ने की भी आशंका है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमने ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में और इंडियन बॉन्ड मार्केट्स में भी यहाँ पर बनता हुआ देखा है। मार्केट्स को अब ये भी लगने लगा है कि अगर ये वॉर जो मिडिल ईस्ट में है वो लंबी चली तो 10 साल का जो यील्ड है वो यहाँ पर 7% तक भी जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 1 साल का जो OIS रेट है वो भी हमने यहाँ पर 0.5% से बढ़कर 5.98% तक यहाँ पर जाता हुआ देखा है। एक और चिंता जो बाजार को है वो सिस्टम में लिक्विडिटी को लेकर है, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर डेफिसिट में तब्दील हो गई है।
डेट्स के लिहाज से अगर आपको बताएं तो फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में हमने एक सरप्लस यहां पर बनता हुआ देखा था 2.5 लाख करोड़ के लिहाज से ऑन एन एवरेज बेसिस, लेकिन 22 मार्च को वो सरप्लस तो गायब ही हो गया और 65,000 करोड़ रुपए का यहां पर डेफिसिट बनता हुआ नजर आया है। तो क्लियरली काफी सारी चिंताएं हैं यहां पर रुपए को लेकर, डॉलर को लेकर, वॉर को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, जिसका इम्पैक्ट यहां पर मनी मार्केट्स पर है। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.